हेलो पीपल, एज यू नो हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं. सो अगेन एज यू नो कि ये PYQ से लिए हुए क्वेश्चंस हैं. वी विल सी कि आज के 2 क्वेश्चंस कौन से हैं. मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल बिकॉज उसमें आपको अब सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा. मैंने सेक्शन ए के लिए आई कीप पोस्टिंग क्वेश्चंस इन द कम्युनिटी पोस्ट एंड दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और केस स्टडीज भी हमने सॉल्व कर ली हैं. सो केस स्टडी की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी. इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन पेपर PYQs के प्रैक्टिस होते रहते हैं. वट एवर सेक्शन यू फील डिफिकल्ट यू कैन प्रैक्टिस दैट. दैट इज वाई आई हैव गिवन इन द ब्रेकअप. मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करके किया है सो दैट जिसको जिस सेगमेंट में दिक्कत परेशानी आ रही है आप उस सेगमेंट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग. सो प्लेलिस्ट चेक करना जरूर याद रखना. Let's see आज के 2 क्वेश्चंस कौन से हैं. So the question number 1 is a person's behavior is a variety in a variety of situation provide us with a meaningful information about his or her personality. Discuss behavioral analysis as the method of personality assessment. Chapter 2 से लिया हुआ क्वेश्चन है ये सेल्फ एंड पर्सनालिटी से. तो बिहेवियरल एनालिसिस के बारे में आपको डिटेल में लिखना है कि कैसे वो एक मेथड है पर्सनालिटी असेसमेंट का. Then question number 2, which is a choice question, is explain the characteristics of a trait. Describe trait approach to the understanding of personality. मतलब trait approach आपको describe करनी है. Now trait approach के अंदर जितनी भी theories आती हैं वो सब आपको लिखनी है क्योंकि ये 6 marks का question है जो कि आपको 200 words में cover करना है. So let's see how we are going to answer this. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे. सबसे पहले यू विल राइट इंट्रो एंड यू विल राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर सर्व एज अ बिहेवियरल एनालिसिस, बेसिस ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस. तो ऑब्जर्वेशन जो है हमारे बिहेवियरल एनालिसिस का बेस है. एंड ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट में contain data obtained from interview, observation, ratings, nomination and situational test. तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा. सबसे पहले आता है इंटरव्यू पे. इंटरव्यू क्या होता है? where 2 people talk. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स टॉकिंग टू द पर्सन बीइंग असेस्ड. जिनको असेस किया जा रहा है उनसे आप बात करते हैं. एंड यू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन. ठीक है. ये कोई फन इंटरैक्शन या चिट चैट नहीं है. तो आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ उनका इंटरव्यू लेते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. क्योंकि ये इंटरव्यू का आप डिफाइन कर रहे हो, ये उसी का पार्ट है. सो यू विल मेंशन द अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? जिसमें आप इनिशियली क्वेश्चंस कुछ पुटअप करते हैं और कोई स्पेसिफिक मैनर में नहीं होता ये. ठीक है. आप कुछ भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप एन इम्प्रेशन अबाउट द पर्सन कि उनका पर्सनालिटी कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके क्यों आए हैं वो आपके पास. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लेके बात करते हैं और एक सेट प्रोसीजर होता है. मतलब क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 5 नहीं पूछेंगे. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 जैसे आपने लिस्ट प्रिपेयर करी है उसी सेम ऑर्डर में क्वेश्चंस चलेंगे. दैट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. ओके. देन द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन में. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? क्लियर इट रिक्वायर्स केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर एंड फेयरली डिटेल्ड गाइडलाइन अबाउट द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर इन ऑर्डर टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन. तो ऑब्जर्वेशन में अगेन ये बहुत ट्रेन्ड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ही ऑब्जर्वेशंस को कर सकते हैं. क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस नॉट एवरीबडी कैन मेक. ओके. द मोमेंट पेशेंट एंटर्स वहां से लेके जब तक वो आपसे बात करते हैं सारे इंटरैक्शन के दौरान आपकी ऑब्जर्वेशन चलती हैं. ठीक है. सो इसकी लिमिटेशन क्या है? कि इसकी लिमिटेशन ये है कि कोई अनट्रेन्ड प्रोफेशनल नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं. मतलब जो जिन्होंने MPhil वगैरह करी है या जो ट्रेन्ड हैं वो लोग कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन. राइट. मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट is a precondition. So the psychologist has to be mature enough. ये नहीं कि आप उसमें फालतू की चीजें लिख रहे हैं कि इस कलर की शर्ट पहनी थी, इस कलर के जूते पहने थे. ये ऑब्जर्वेशंस नहीं होती. हमारी ऑब्जर्वेशंस काफी क्लिनिकली इंक्लाइंड होती हैं. राइट. सो मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इज अ प्रीकंडीशन. देन थर्ड कम्स प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर मे कंटामिनेट रिजल्ट. अगर आप के उस आप हैं और आपका क्लाइंट है एंड कोई थर्ड पर्सन भी है
तो उनकी प्रेजेंस हो सकता है कि रिजल्ट्स को कंटामिनेट कर दे, सो इस चीज का ध्यान रखना होता है। सो प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर मे कंटामिनेट रिजल्ट्स, ये आप लिमिटेशन देंगे ऑब्जर्वेशन की। देन यू कम टू बिहेवियरल रेटिंग्स, दे आर यूज्ड टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है। बिहेवियरल रेटिंग्स जनरली उन लोगों के लिए होती है, वो लोग असेस करते हैं जिन्होंने इंटीमेटली इंटरैक्ट करा होता है फ्रॉम द पर्सन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए आपकी टीचर्स, तो आपके टीचर्स और आपका इंटरेक्शन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी टाइम रहा है, तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड, दे कैन असेस यू। ठीक है, तो बिहेवियरल रेटिंग्स वो दे सकते हैं आपको। तो एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग में इन सेटिंग्स को यूज किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स हमारा, इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस है हेलो इफेक्ट हो सकता है, मिडिल कैटेगरी बायस इफेक्ट हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन हो सकता है। इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव अ वर्ड लिमिट, राइट, बट यू विल मेंशन द नेम्स फॉर श्योर। Then comes nomination. Nomination में क्या होता है? This method is used for obtaining peer assessments. Each person is asked to choose one or more person for the group whom she would like to work. स्टडी, प्ले, पार्टिसिपेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आपका कोई ग्रुप है, कोई प्रोजेक्ट है, तो किसको आप नॉमिनेट करते हैं, किसको आप चाहते हैं कि यू वुड लाइक टू डू द वर्क विद और प्ले और पार्टिसिपेट उस एक्टिविटी में, दैट इज नॉमिनेशन। इसकी लिमिटेशन क्या है? इट इज इफेक्टेड बाय पर्सनल बायस। भाई जो आपको पसंद है, जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, जहां से आपका तालमेल ज्यादा अच्छा है, आप उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। सिचुएशन टेस्ट की बात करें, देन इट प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हाउ बिहेव्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दैट्स इट। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू गोइंग टू कवर ऑल द पॉइंट्स और उनका लिमिटेशंस भी। ठीक है, सो अगर कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है तो घबराने की बात नहीं है कैसे लिखना है आपको। ऐसे पॉइंट वाइज, जैसे मैंने आपको आंसर लिखा है पॉइंट वाइज, इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको मेंशन करना है एंड उनकी लिमिटेशंस को भी एक दो पॉइंट्स में आपको मेंशन करना है, सो दैट इट मेक्स अ कंप्लीट होल आंसर एंड यू विल डेफिनेटली गेन फुल मार्क्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेट, डिस्क्राइब द ट्रेट अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनालिटी। तो एक तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट लिखना है, मतलब आपको ट्रेट को डिफाइन करना है, और फिर ट्रेट अप्रोच के अंडर आने वाली जितनी भी थ्योरीज हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, ये भी काफी लंबा क्वेश्चन है, सो हम देखते हैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके, मेन पॉइंट्स सिर्फ हम कवर करेंगे। सो ट्रेट को पहले आप डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन यू विल आंसर। अ ट्रेट इज कंसिडर अ relatively enduring attribute or quality on which one individual differs from another. एक relatively enduring attribute या हमारी क्वालिटी है जिसपे एक दूसरे से हम डिफर करते हैं। ठीक है, ये रिलेटिवली ट्रेट्स जो है हमारे चेंज नहीं होते, दे आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, दे जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन। ठीक है, अगर किसी के ऑनेस्टी का ट्रेट है तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, जब उसको कन्वीनियंट है तब वो ऑनेस्ट है और जब उसको कन्वीनियंट नहीं है तब वो डिसऑनेस्ट है। मोस्ट प्रॉब्ली यू विल फाइंड देयर ट्रेट्स कंसिस्टेंट इन ऑल द सिचुएशंस। Their strength and combinations vary, of course. Individual to individual उनकी जो trait की strength है या different combinations है वो vary करते हैं, leading to a individual difference in personality. That's it. तो ये आपने first half of the question define कर दिया, ट्रेट आपने डिफाइन कर दिया, तो ये पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ है उसका आंसर है। सेकंड, वो आपसे ट्रेट अप्रोचेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो ट्रेट अप्रोचेस के अंदर जो भी थ्योरीज आती है दैट वी गोना डू। ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी सबसे पहले लिखेंगे, साइड में उसका नाम लिख देंगे कि ये गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दी है। मेक श्योर दैट यू हाईलाइट दिस पॉइंट। जब भी आप किसी थ्योरिस्ट के नाम दे रहे हैं तो आप उसको हाईलाइट करेंगे या तो अंडरलाइन करेंगे, सो दैट एग्जामिनर नोज दैट यू नो किसने थ्योरी दी है। He proposed that individual proposes a number of traits जो कि डायनामिक होते हैं, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होते हैं? जो जनरलाइज डिस्पोजिशन होते हैं। ठीक है, दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच, जिसके पूरा पर्सन का लाइफ रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी को अगर हम याद करते हैं तो उनके नॉन वायलेंस की वजह से, ठीक है, तो उनका ये एक ऐसा ट्रेट था कि इस नॉन वायलेंस के इर्द गिर्द पूरे उनका लाइफ रिवॉल्व करता था। सेंट्रल ट्रेट कैसे होते हैं? सेंट्रल गेट थोड़े लेस परवेसिव होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी की पर्सनालिटी डिफाइन करें, कोई कितना सिंसियर है, वार्म है, डिलिजेंट है, दैट्स इट। सेकेंडरी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, दे आर द लीस्ट वन generalized. For example, somebody likes mangoes or somebody likes to travel or somebody likes to wear ethnic clothes, तो it doesn't make any उसका उससे कोई पर्सनालिटी से या कुछ ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है। ठीक है,
सो दैट इज सेकेंडरी ट्रेट्स. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. आज आपको मैंगो पसंद है, हो सकता है कल ना भी हो. तो सेकेंडरी ट्रेट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. कार्डिनल ट्रेट्स वो होते हैं जो जिसके इर्द गिर्द आपकी जिंदगी घूमती है, ठीक है, रिवॉल्व करती है. सो कार्डिनेट नंबर 1, सेकेंड सेंट्रल, एंड देन कम्स सेकेंडरी ट्रेट्स. देन विल टॉक अबाउट द केटल्स पर्सनालिटी फैक्टर. रेमंड केटल ने दिया है. अगेन आप इसको हाईलाइट करेंगे और इसको पॉइंट वाइज आंसर करेंगे. ही बिलीव दैट देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑन पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. उन्होंने फैक्टर एनालिसिस लगाया था. जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा है वो आप अंडरलाइन करेंगे सो दैट एग्जामिनर नोज कि आपने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं. ठीक है, ये छोटे छोटे चीजें आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू डू इट. फैक्टर एनालिसिस उन्होंने दिया था जिसकी वजह से उनको 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट्स मिले थे. सोर्स ट्रेट्स कौन से ट्रेट्स होते हैं? सोर्स ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी पर्सनालिटी के, राइट. एंड सरफेस ट्रेट्स कौन से होते हैं? जो कि इंटरेक्शन से come out होते हैं. They result out from the interaction of the source traits. He also developed a 16 personality PF questionnaire for the assessment of personality. That's it. We are done. Right? Then comes next Ising का theory personality. ये थोड़ा आपको लंबा लग सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है लिखने के लिए. उन्होंने 2 ब्रॉड डायमेंशंस दी थी जो कि बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड हैं. पहला न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. न्यूरोटिक कौन लोगों को बोलते हैं? न्यूरोटिक वो लोग होते हैं जो थोड़े से एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, एंड दे क्विकली लूज कंट्रोल. इमोशनल स्टेबिलिटी किन लोगों के लिए बोलते हैं कि उनकी इमोशनली स्टेबल है, जो काम रहते हैं, शांत, इवन टेम्पर्ड रहते हैं, रिलायबल होते हैं, एंड अंडर सिचुएशंस दे रिमेन कंट्रोल. ठीक है, they remain under control. अपने इमोशंस को वो कंट्रोल में रख पाते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस. एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन. एक्स्ट्रावर्जन कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको सोशल आउटगोइंग बहुत पसंद है, इम्पल्सिव होते हैं, थ्रिल सीकिंग होते हैं, एक्टिव होते हैं सोशली काफी. दे आर एक्स्ट्रोवर्जन. इंट्रोवर्जन कौन से लोग होते हैं? जो चुपचाप रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन और लोगों से ज्यादा उनको बातचीत कुछ पसंद नहीं है खास. दैट इज इंट्रोवर्जन. देन लेटर ऑन ये 2 देने के बाद आइजिंक ने एक 3rd डायमेंशन दी थी विच इज साइकोटिसिज्म versus sociability, right? So sociability again somewhat extroversion की तरह है, ठीक है. People like to interact sociability में, but psychoticism में क्या होता है? People are hostile, egocentric या anti social behaviors भी कर सकते हैं. और आप लास्ट में इसको एंड करेंगे बाय सेइंग कि आइजिंक ने भी अपना एक आइजिंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर अपने नाम से डेवलप किया था टू स्टडी दीज काइंड ऑफ डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. एंड यू आर डन. सो हमने इसमें सारी थ्योरी कवर कर लिया है पॉइंट वाइज. और I hope it is not a burden for you, right? So this is how you are going to write your answer. अगर आपसे पूरा ट्रेड थ्योरी पूछ लेते हैं कि उसके अंडर इतनी सारी थ्योरीज आते हैं, ट्रेड अप्रोचेस पूछते हैं, तो this is how you are going to write your answer point wise. क्लियरली आप मेंशन करेंगे, चीजों को हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, and you are good to go. Right? If you have any doubt, you can ask me in the comment section. If not, do give me a thumbs up if you like this video. Let me know in the comment section how was it for you, and I'll see you next time. Keep learning, keep revising. Bye.